बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और उसके बाद जितना जो इल्म जो है वो कुरान पाक के तर्जमे, तफसीर और आगे भी जो किताबें हैं, हदीस की किताबें मौजूद हैं, ज़ाहिर है उसकी शरह भी मौजूद है और उसके बाद जो है शरीयत की किताबें मौजूद हैं, फ़िक़्ह की किताबें मौजूद हैं। उसके अलावा फिर अल्लाह के करम से ये तसव्वुफ़ की किताबें भी मौजूद हैं जो एक बुलंदी में, एक इश्क़ के मकाम पे जो पहुँचे हैं बुज़ुर्ग, उन्होंने लिखी हुई हैं। तो अब ये देखें ना, अगर हम अपने माँ बाप की बात अगर करते हैं, माँ बाप से तो अच्छा है ही कोई नहीं, तो अगर आपने कोई अमल करना हो तो उसमें आपको एक डिटेक्ट करना हो कि मैंने अमल क्या करना है, उसके लिए मैं इल्म तलाश करता हूँ। तो उसमें कई दफ़ा होता है कि ये आसानी नहीं होती कि जिस तरीके से हमारे माँ बाप प्यारे हैं, सबसे अच्छे माँ बाप हैं, तो जिस तरह वो करते जा रहे हैं हम वो करते जाएं। ये तो आसानी है ना, ये तो आसानी है, बजाय इसके कि मैं डिटेक्ट करूँ कि क्या मैं करूँ क्या ना करूँ। तो एक बंदा आगे जो करता जा रहा है आप उसके मुताबिक करते जाओ, उसकी नकल ही मारते जाओ। अब जो वो करी जा रहा है आप करते जाएं। तो ज़ाहिर है अब वो अल्लाह के करम से अगर वो अल्लाह वाला है तो उसमें तो आपको डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो आप वो करते जा रहे हैं आप भी करते जाएँ। तो अल्लाह के करम से हमारे माँ बाप की ज़िंदगियाँ और हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ ऐसी ही हैं और वो जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ भी अल्लाह रसूल के मुताबिक ही गुजारी हैं। तो इसलिए मुझे या तो एक है कि आप जिस तरह वो करते, जिस तरह उनकी तालीमात हैं उस पर आप अमल करते रहें, ये भी आसानी है। नहीं तो फिर पहले आप डिटेक्ट करेंगे कि मैंने करना क्या है, ज़रा क्या करना है, ये भी एक मुश्किल काम होता है। तो उसमें ये जो उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, जिसकी अल्लाह ताला ने उनको गारंटियाँ दी हैं, प्यारे आका ने उनको गारंटियाँ दी हैं, जन्नत की बशारतें दी हैं, तो ज़ाहिर जन्नत की बशारत को ऐसे ही मिल जाती है क्या? तो इसका मतलब है कि वो इस तरह अल्लाह के करम से वो मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह ताला है, लेकिन ये जो है कि उसको जब गारंटी कुछ एक ज़ाहिर है कि जब अच्छे तरीके से अगर टेस्ट दिया है, अच्छे तरीके से तैयारी की है और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, तो अल्लाह के करम से चांस है नहीं कि जी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से अब उस पर हम अमल करते जाएँ, वो भी बेहतर होगा। तो अब अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला हमें हदायत दे, उस पर इस्तकामत दे और शैतान और नफ्स की जो भी बकवास है अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। ठीक है, तो अपना टॉपिक जो है टेबल कैसे क्रिएट करना है, अब हम इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट ये हम नए एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आपका एनवायरनमेंट भी इससे सिमिलर होगा। ये हम एक्सेस 2007 की बात कर रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी नए वर्जन्स है ना, उसमें चाहे वर्ड है, एक्सेल है या कोई भी एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, तो उसमें उन्होंने ना इंटरफेस एक कॉमन दी है और उसमें कोशिश की गई है इस तरीके से, जैसे सपोज ये क्रिएट है। अब क्रिएट का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं। पुराने वर्जन्स में क्या था कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स आपने जो क्रिएट करने होते थे वो स्कैटर फॉर्म में डिफरेंट मेन्यूज़ की डिफरेंट ऑप्शंस में मौजूद होते थे। लेकिन अब नए वर्जन में उसने क्या कर दिया, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये एक्सेस है, उसमें कोई भी चीज़ आपने क्रिएट करनी है ना, वो नॉर्मली आपको क्रिएट के मेन्यू में ही उसने प्रोवाइड कर दी है। चाहे वर्ड करें, एक्सेल करें और ये एक्सेस, अब आपने क्रिएट करना है ना, कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है। चैप्टर 5 में हमने क्या देखा था कि 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट। अब इसको हम क्रिएट ही करेंगे ना पहले। अभी देखें, जैसे आप क्रिएट के मेन्यू में आते हैं, ये क्रिएट के मेन्यू में आते हैं, तो यहीं पर आपको देखें क्रिएट में ही ये देखें कौन सी कैटेगरी नज़र आ रही है, टेबल, फिर ये क्यूरी, ये फॉर्म और ये पोर्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्रिएट में टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट, ये 4 ऑब्जेक्ट शामिल है ना। तो अब आपको इधर उधर स्कैटर फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करना है तो क्रिएट ही, चाहे आपने टेबल क्रिएट करना है, चाहे आपने क्यूरी क्रिएट करनी है, चाहे फॉर्म या रिपोर्ट कुछ भी क्रिएट करना है, तो क्रिएट के मेन्यू पे ही क्लिक करेंगे तो सारी ऑप्शंस आपको क्रिएट करने की इधर ही मिल जाएंगे। ठीक, ओके ना। अब बाकी इसमें हमारे पास होम है, होम के अंदर अभी क्योंकि चीज़ हमने कोई क्रिएट की नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये आगे न्यू सेव ये सारे ऑप्शन जो हैं डीएक्टिवेट हैं। कुछ क्रिएट करेंगे तो फिर ही आप इसमें कट कॉपी पेस्ट जो आपने करना है वो करेंगे। तो अभी ये सारी एक्टिवेट है। होम के अंदर ज़्यादातर जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, अब होम में हमारे पास व्यू, क्लिपबोर्ड्स, सॉर्ट एंड फिल्टर, रिकॉर्ड्स, फाइंड, ये सारी ऑप्शन जो नॉर्मली किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करते हैं
तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं उसने होम में प्रोवाइड कर दी। तो अभी हम पहले क्रिएट पे करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमने बात जो पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि टेबल को क्रिएट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये शेयर पॉइंट की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, शेयर पॉइंट की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 व्यूज़ हमारे 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। एक है डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन व्यू की मदद से टेबल क्रिएट करेंगे, और एक हमारे पास जो है जिसको हम कहते हैं ये आप एंटरिंग डाटा, ठीक है, न्यू ब्लैंक डाटा यू कैन डिफाइन द फील्ड डायरेक्टली और ओपन दी, ठीक है, ये हमारे पास एंटरिंग डाटा के वाले से हमें मिलेगा। वो विजिट जो है उसको हम देखते हैं कि विजिट को स्किप किया गया है। अब 2 मेथड्स अवेलेबल हैं, इसको हम पहले देखते हैं। डिज़ाइन व्यू सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। अब डिज़ाइन व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी हमारे पास एक डिज़ाइन व्यू नज़र आ रहा है जिसमें फील्ड के नाम आप रखेंगे, उसकी डाटा टाइप आप बताएंगे और डिस्क्रिप्शन बताएंगे। हम कोई एक टेबल क्रिएट करते हैं, सपोज़ हम स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का डाटा एंटर करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बात की थी कि जब टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे रिलेटेड डाटा आप स्टोर करना चाहेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जिस तरह लैंग्वेज में था वेरिएबल्स, और यहाँ पे होती हैं फील्ड्स। तो हम स्टूडेंट का टेबल सपोज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए क्या होगा, हम फील्ड के नाम रखेंगे। पहले हम फील्ड रखना चाह रहे हैं सपोज़ स्टूडेंट की आईडी या स्टूडेंट का रोल नंबर। तो अब ये मैं इसकी फील्ड का नाम लिख रहा, स्टूडेंट और अंडरस्कोर आईडी, ये मैं लिखूँगा। अब ये मैंने लिखा तो फिर डाटा टाइप पे जाएंगे। डाटा टाइप का टॉपिक हमने डिटेल में देखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल्स बनाते थे तो वेरिएबल्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स होती थी। यहाँ पे अब हम फील्ड्स बना रहे हैं तो फील्ड्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस, नो, ये ओएलई, हाइपरलिंक, ये डिटेल में हम देखेंगे कि इसकी टाइप क्या हो सकती है। अब स्टूडेंट आईडी जो है इस फील्ड के अंदर आप क्या रखना चाह रहे हैं, ज़्यादातर आप न्यूमेरिक डाटा ही रखेंगे ना, स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करके ब्रीफ बातें बता के आपको लेके जा रहा हूँ। इसकी टाइप हम नंबर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें नॉर्मली न्यूमेरिक डाटा ही एंटर किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट का हम कोई नाम लिखना चाह रहे हैं तो मैं फर्स्ट नेम जो है वो एक फ़ील्ड का नाम रख दूँ। अगर मैं इसकी स्पेस अगर मैं छोड़ता हूँ नेम, ठीक है, यह क्लिक करते हैं तो वो ये फील्ड का नाम भी रखा जा सकता है स्पेस के साथ भी, लेकिन बेटर होता है कि आप इसको अंडरस्कोर, क्योंकि हमने सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स में क्या पढ़ा है कि उसमें स्पेस नहीं होती। लेकिन ये है कि ये तो आपका जैसे एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको ये आसानी प्रोवाइड कर रहा है कि फील्ड का नाम जो है आप स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं। इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट ही हम रख रहे हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं लास्ट नेम, इसकी टाइप भी टेक्स्ट ही रख रहे हैं। फिर हम कोई मार्क्स लिख रहे हैं, सपोज़ इंग्लिश के मार्क्स आप स्टोर कर रहे हैं, इसकी टाइप जो है नंबर सेलेक्ट की हमने। फिर मैथ के मार्क्स हमने स्टोर किए, इसकी टाइप भी हमने नंबर रख दी, ठीक है, नंबर टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। ये हमने अब 5 फील्ड्स जो हैं वो हम जो डिज़ाइन व्यू की मदद से टेबल बना रहे हैं उस टेबल के अंदर हम 5 फील्ड्स हमने लिख दी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है ये जब हम देख लेंगे, चलें जी, एक जो है डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी ये क्या है, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये ऑप्शनल होता है, इसको हम देखेंगे कि कहाँ पे ये हमें नज़र आएगा। अब मैंने इसकी प्राइमरी की जो है वो स्पेसिफाई करनी, ये फील्ड्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये कॉलम्स हैं। तो हम किसी भी कॉलम को जब प्राइमरी की असाइन करना चाहें, मेन कॉलम मेन एट्रीब्यूट बनाना चाहें तो प्राइमरी की असाइन की जाती है। उसके लिए क्या है, देखें यहीं पर देखें, पहले हमारे पास डेटाबेस टूल्स और ये जो नए वर्जन है उसके अंदर ये भी फ़ायदा होता है कि आप जिस तरह की कमांड इशू कर रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो मेन्यू जो है वो भी अनेबल हो जाता है। देखें पहले हमने जो देखा था उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन ही नज़र आ रही थी, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा और डेटाबेस टूल्स। लेकिन जैसे ही हमने ये टेबल को डिज़ाइन करना शुरू किया तो एक और मेन्यू जो है वो भी एक्टिवेट होगा। देखें जब कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो फिर ही उसी की ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी ना। इस तरीके से मेन्यू इंक्रीज़ करने की ज़रूरत क्या है, जब वो चीज़ अभी हमने बनाई नहीं है तो उसकी ऑप्शन आप कैसे कमांड इशू कर सकते हैं। तो इसलिए जो है नए वर्जन के अंदर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल के हवाले से भी अंदाज़ा होगा
कि मेन्यू जो है वो ये नहीं होता कि सारे के मेन्यू की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, अदरवाइज़ अभी वो मेन्यू में कमांड आप एक्टिवेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन जो आपने कोई टूल जो है, कोई कमांड जो है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो कमांड्स एक्टिवेट करेंगे, वो तो आपने बनाई नहीं। तो इसलिए मेन्यू जो है मैक्सिमम दिखाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अब क्योंकि देखें पहले हमारे पास ये 4 ही ऑप्शंस थी, ये फाइल तो था ही था, लेकिन होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डेटाबेस टूल्स था, डिज़ाइन नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने टेबल डिज़ाइन किया तो ये हमारे पास मेन्यू अवेलेबल प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी इसका फ़ायदा है। अब आप प्राइमरी की असाइन करना चाह रहे हैं तो ये आपको कहा था कि जो आपने नोट्स में, लेक्चर्स में देखा कि राइट क्लिक करेंगे फिर भी प्राइमरी की आप असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइन जो एक्टिवेट है उसके अंदर आपको प्राइमरी की नज़र आ रही है। प्राइमरी की पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फील्ड सिलेक्टर एरिया जो है उसमें ये की जो है वो एक की का सिंबल आ गया, आइकॉन आ गया, इसका मतलब है स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की असाइन कर दिया है। अब ये जो है प्रॉपर्टी विंडो है, ये इसको हम जब लेक्चर में आएगा तो देखेंगे। स्टूडेंट आईडी, अब ये नीचे प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ हैं, फर्स्ट नेम बेस पे क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी विंडो नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हम अपने सिलेबस के हवाले से जहाँ जहाँ रिक्वायर है वो हम करेंगे। तो अभी हमने एक टेबल जो है डिज़ाइन किया, ठीक है, टेबल हमने डिज़ाइन किया है। इसको जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो वो टेबल का नाम इसने पहले से क्या रखा हो, टेबल 1। इसको जब सेव करेंगे तो इसका नाम जो है हम अपने अकॉर्डिंगली हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमने इस टेबल का नाम जो है वो स्टूडेंट रख दिया, स्टूडेंट हमने रखा, एंटर प्रेस किया तो अब ये देखें कि जितने भी ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें टेबल के अंडर जो है एक टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया है। उस टेबल का नाम क्या है हमारे पास, वो स्टूडेंट टेबल का नाम है, ठीक है। अब ये तो हमने एक टेबल डिज़ाइन किया है। अब टेबल जब डिज़ाइन किया है, जो चैप्टर 6 में हम देख रहे थे 2 व्यूज़ हैं। एक तो ये देखें राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये एक डिज़ाइन व्यू की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वही हमारे पास वो व्यू आ गया जहाँ पे आपने फील्ड्स जो हैं वो बनाई हुई थी। ये हमारे पास ये डिज़ाइन व्यू है, और जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये जो व्यू है अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये कौन सी व्यू में चला जाएगा, ये अब हमारे पास डाटा शीट व्यू में आ गया। यानी जो हमने फील्ड्स बनाई थी वो फील्ड्स अब हेडिंग के तौर पर ये सबसे ऊपर रो में हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये अब डाटा शीट व्यू है। अब ये देखें जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये होम के अंदर ये जो व्यू है इसमें वो 2 आइकॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि डाटा शीट व्यू में तो हम हैं ही हैं। तो उसके बाद ये देखें ये डिज़ाइन व्यू, फिर यहाँ पे हम करते हैं तो ये डाटा शीट व्यू। इस तरीके से ये 2 व्यूज़ हैं जो हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था, डाटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू। अब इसमें डाटा शीट व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा एंटर करते हैं। तो अब हम डाटा हम कोई एंटर करते हैं। स्टूडेंट आईडी जो है इसमें मैंने 10 लिख दिया, फर्स्ट नेम में जो भी हमने नाम रख दिया कि जी सपोज़ असद एक नाम रख दिया, और इसमें कोई भी नाम के सपोज़ ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इसके इंग्लिश के मार्क्स जो हैं अगर 100 से हम कर रहे हैं तो 78, फिर उसके बाद ये सपोज़ 89 कर देते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट आईडी जो है इसको हमने प्राइमरी की असाइन किया, और इसके बाद अगला डाटा एंटर करते हैं और यहाँ पे देखें अब वो वही 10 जो है वो मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। स्टूडेंट आईडी में मैंने 10 लिखा, जैसे ही मैंने कहीं और क्लिक किया तो देखें ये एक एरर आ रहा है, ये इंडिकेटर उसने शो कर दिया, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन द इंडेक्स, प्राइमरी की और रिलेशनशिप। क्योंकि जो आपने वैल्यूज एंटर जो आप चेंज करना चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से जो है इसकी वजह से डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएंगी। अब ये आप देख लें कि ये क्योंकि हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है, और प्राइमरी की हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी कि ऐसा कॉलम है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं रखी जा सकती। अब आपने किया गया सिर्फ एक आइकॉन पे क्लिक ही किया है, आइकॉन पे क्लिक किया है तो स्टूडेंट आईडी जो है उसको प्राइमरी की असाइन कर दिया गया है। अब ये आपने सिर्फ आइकॉन पे क्लिक करना तो कोई मुश्किल काम नहीं था जिससे प्राइमरी की असाइन होगी, लेकिन अब जो है जब आप डाटा एंटर कर रहे हैं तो जो आपने 10 एंटर किया है दोबारा वही वैल्यू लिख रहे हैं तो ये आपको ये वैल्यू एंटर करने नहीं दे रहा। अदरवाइज़ अगर आप ये काम किसी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं तो अच्छी भली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स जो हैं, यो एल्गोरिदम जो है वो कोड लिखना पड़ेगा कि ये एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू लिख दी है वो दोबारा वैल्यू ना लिखी जा सके। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, फील्ड में सिर्फ एक आइकॉन पे क्लिक किया है और बैकग्राउंड में सारी प्रोग्रामिंग जो है ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जा रही है
कि जो एक वैल्यू आपने एंटर कर दी है वो दोबारा वैल्यू वो एंटर करने ही नहीं दे रहा। अदरवाइज़ ये प्रोग्रामिंग अप्रोच में करेंगे तो आपको ये पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये देख लें, हमने प्राइमरी की असाइन करने के लिए कौन सी हमने मेहनत की है, एक आइकॉन पे तो क्लिक ही तो किया है, ठीक है। तो ये फ़ायदा जो है मैंने पहले ही थोड़ा सा बताया था, ये नहीं कि अगर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने या कोई हार्डवेयर प्रोग्रामिंग नहीं करनी, कोई सेंसर्स वगैरह नहीं बनाने, तो इसके लिए फिर डेटाबेस अप्रोच वो बेटर है, हमें लैंग्वेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज़ यूनिक के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, बैंक के सॉफ्टवेयर, डिपार्टमेंटल स्टोर के सॉफ्टवेयर, इसमें हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है और ना ही हमने कोई हार्डवेयर प्रोग्रामिंग जो सेंसर जो हैं डेवलप करने हैं। तो इसके लिए डेटाबेस एनवायरनमेंट ही बेटर है, क्योंकि ये एक इजी टू यूज़ एनवायरनमेंट है जिसकी मदद से डिफरेंट फीचर जो है आसानी से हमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब मैं अगर वैल्यू मैंने चेंज करके लिखी है तो ज़ाहिर है वो अब ये लिखने देगा, ठीक है। अब ये एक और कोई डाटा अगर हम एंटर कर देते हैं, जो भी लिखा गया, कैसर लिखना था तो ये लिखा गया, ठीक है, कैसर, और कोई इसका जो है लास्ट नेम अगर हम लिख देते हैं, ये लिख रहे हैं, उसके बाद इसके टेस्ट के मार्क्स जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब आप ये देखें लिख रहे हैं क्योंकि वो आपने वो स्टूडेंट आईडी जो है वो 10 लिखा है, उसके बाद वही आपने रिपीट नहीं किया, तो प्राइमरी की जो है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया है और फिर उसमें अंदर हम डाटा भी एंटर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास देखें कितनी आसानी से हमने एक टेबल बना लिया है, और टेबल बनाया है उसमें प्राइमरी की भी हमने असाइन कर दी है, और प्राइमरी की जो है जो हमने बनाई है तो उसमें फिर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये था हमारे पास ये डाटा शीट व्यू था। बाकी अगर हम चाहें तो हमने अगर जाना है डिज़ाइन व्यू में तो डिज़ाइन व्यू में हम जा सकते हैं, और अगर ये आपने किसी फील्ड का नाम चेंज करना था, इसको मैंने जो है अगर अंडरस्कोर लिखना था तो मैं अंडरस्कोर ज़ाहिर है लिखना चाहूँ, तो फील्ड का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो फील्ड का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो है वो डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं, इसकी तरफ अगर हम चलते हैं, ज़ाहिर हम चेंजेस किए, इसको मैंने चेंज किया। अब ये देखें कि जैसे ही आप यहाँ पे आप आते हैं तो ये आपको जिस तरह आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं, तो ये देखें, ये अगर आप ये हमारे पास एंड पे हम इसको नॉर्मली टास्क बार अगर कहते हैं, तो आप इसमें देखें कि जब आप लास्ट नेम में थे तो ये फील्ड्स आपको नाम ये, लेकिन टास्क बार में हमें क्या नज़र आ रहा है, डाटा शीट व्यू नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप स्टूडेंट आईडी पे जाते हैं तो ये देखें नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है, रोल नंबर नज़र आ रहा है ना। तो ये जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स जो हैं ये हमें कहाँ नज़र आते हैं कि जब हम डाटा शीट व्यू में होते हैं, और ये इस व्यू में नॉर्मली ये जिस तरीके से आप कोई एक वो टूल टिप की बात करते हैं वो अगर नज़र आए तो वो नज़र आता है। अभी देखें जिस तरह हम फर्स्ट नेम में हैं तो यहाँ पे डाटा शीट व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे स्टूडेंट आईडी पे आते हैं तो आपको ये रोल नंबर जो है नीचे टास्क बार में नज़र आ रहा है जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ठीक है। ये हमारे पास ये था। उसके बाद अगर हम क्रिएट में आते हैं और ये हमारे पास इसको अब ये क्लिक करते हैं तो ये देखें, अब ये आप ये वो है एंटरिंग डाटा जिसमें उसने एक आईडी प्राइमरी की खुद ही बना दी है। इसमें आप कोई ऐड करना चाहें, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके मैंने 67 सपोज़ लिख दिया, ये क्लिक करता हूँ तो फिर एक फ़ील्ड हमने और क्लिक किया तो एक फ़ील्ड और आ गई, ये एंटरिंग डाटा की बात वो कर रहा है, ठीक है। एक मैंने और इस पर क्लिक किया, इधर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक टू ऐड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और मैंने इसका नाम इसका सपोज़ लिख दिया, सपोज़ असद, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये देखें इससे क्या हुआ कि अब ये देखें ये एंटरिंग डाटा दो मेथड नए वर्जन में अवेलेबल हैं, डिज़ाइन व्यू और एंटरिंग डाटा। विज़ार्ड जो है वो इसने स्किप कर दिया है। अब ये देखें हमने फील्ड के नाम जो हैं वो एक आईडी तो उसने खुद लगाई, फिर फील्ड पहली फील्ड का नाम क्या रखा, फील्ड 1। तो वैसे तो आप इस पर क्लिक करके अगर आप दोबारा इसको क्लिक कर देते हैं तो लेकिन यहाँ पे अगर वो चेंज नहीं करने दे रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करते हैं और इसको अगर रीनेम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे तो इस फील्ड का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। इधर मैंने फील्ड का नाम जो है सपोज़ ये आईडी लिखा, मैं इसको इंग्लिश के मार्क्स से करता हूँ कि मैंने इस फील्ड का नाम जो है वो क्या रख दिया, सपोज़ इंग्लिश,
इस तरीके से आप ये फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटरिंग डाटा वाला मेथड जो है वो नए वर्जन में और डिज़ाइन व्यू, ये दो मेथड्स इसमें अवेलेबल हैं। जब इसको मैं क्रॉस करता हूँ फिर वो कहता है कि ये इस टेबल का नाम, ये तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर कर रहा हूँ, मैंने टेबल का नाम वही रहने दिया, टेबल 1 इसका नाम रखा। अब जब आप यहाँ पे जाकर इसके राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो इधर से भी वो जो फील्ड का नाम जो है वो फील्ड 1 था, उसके नाम को, जो फील्ड 2 था उसके नाम को आप चेंज कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली उसने प्राइमरी की एक कॉलम बनाया आईडी और उसमें ऑटो नंबर इसकी टाइप रखी है। ये डेटा टाइप का टॉपिक जब हम डिटेल में देखेंगे तो उसमें देखें जब हम ये एंट्रीज़ करते हैं, ठीक है, मैं इसको एंट्रीज़ चले हम देख लेते हैं। एंट्रीज़ करते हैं तो पहला जो रिकॉर्ड एंटर किया उसमें साथ ही वो 1 दिखा रहा है। उसके बाद मैं दूसरे रिकॉर्ड में आता हूँ, मैं इंग्लिश के मार्क्स अगर इसके एंटर करता हूँ तो ऐसे अगर 9 मैंने मार्क्स ही एंटर सपोज कर दिए तो देखें पहले कॉलम में जो आईडी था उसमें ऑटो नंबर लिखा हुआ था, उसके अंदर वो खुद ही वैल्यूज़ एंटर करता जा रहा है, ठीक है, खुद ही वैल्यूज़ वो एंटर कर रहा है। मुझे इसमें ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा कि इसके अंदर मैं वैल्यूज़ खुद एंटर कर सकूँ, और इसने खुद ही एक कॉलम आईडी का बना दिया है, उसको प्राइमरी की भी असाइन कर दिया है। बाकी फील्ड जो हैं वो मैं या तो रीनेम करके चेंज कर सकता हूँ या डिज़ाइन व्यू में जाके चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये फील्ड जो है वो हम करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल में आकर ये हम बाद में कर देख लेंगे। अब इसकी मदद से आप इधर अगर आप आते हैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाकर हमारे पास ये अगर हम डिज़ाइन में जा रहे हैं तो होम पे अगर आते हैं तो इसमें अगर कोई फील्ड आप इंसर्ट करना चाहें तो फील्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई फील्ड आपने इंसर्ट करनी है, किसी खाली जगह पे आप जाएं तो आप उसमें कोई फील्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो फील्ड आप इंसर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाके डिज़ाइन में ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन व्यू में डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन इंसर्ट रो डिलीट रो की नज़र आ रही है। क्लिक करेंगे जहाँ पे कर्सर था तो वहीं पर आपको एक फील्ड की जगह दे दी गई। इस तरीके से कोई फील्ड शामिल करनी है, फील्ड का नाम चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, किसी फील्ड को डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये जो तरीका था कि जी टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं तो ये हमने देखे। अब इसकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है नॉलेज जो है उसकी अगर प्रैक्टिस हो तो ज़ाहिर है हमें फ़ायदा ही होता है। तो क्रिएट में हमारे पास 2 हैं, एक एंटरिंग डाटा और डिज़ाइन व्यू जो नए वर्जन के अंदर अवेलेबल है। इसमें विज़िट का टॉपिक जो है टेबल के हवाले से स्किप कर दिया गया है, अदरवाइज़ क्यूरी में ये विज़िट और डिज़ाइन व्यू अवेलेबल है। इसमें फॉर्म के हवाले से भी विज़िट डिज़ाइन व्यू हमारे पास ब्लैंक फॉर्म अवेलेबल है। तो ये रिपोर्ट में भी हमारे पास ये ब्लैंक रिपोर्ट है, रिपोर्ट डिज़ाइन अवेलेबल है, इसके अंदर भी जो है वो उसने स्किप कर दिया गया है विज़िट का। जब हम देखेंगे तो एक एक करके हम देखते रहेंगे। चैप्टर 6 में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और क्यूरी जो कैसे क्रिएट की जाती है तो ये हम देखेंगे। हमने टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है ये देखा है। अब इसके आगे जो है मज़ीद टॉपिक की तरफ चलते हैं कि टेबल जो है उसमें फील्ड जो हैं उसकी डाटा टाइप्स क्या होती हैं, तो इसको हम कवर करते हैं। पहले इसको हम टेक्स्ट बुक के हवाले से देखते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बुक के पेजेस थे जो हमने पेज 66 तक किया था। अब आगे हमारे पास डाटा टाइप का टॉपिक मौजूद है। डाटा टाइप का टॉपिक जिस तरीके से आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स बनाते हैं तो आप ये सिलेक्ट करते हैं कि इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर करना है। तो जब आप डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं तो उसमें आप फील्ड्स की टाइप सेलेक्ट करते हैं कि इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर किया जाता है। तो ये डाटा टाइप का टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, उसकी हर हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। डाटा टाइप का टॉपिक जो है यहाँ से पेज 66 यहाँ से हम करेंगे और पेज 67 के एंड तक जो है ये हमारे पास ये टॉपिक मौजूद होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसकी हर हेडिंग जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। डाटा टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये 4 लाइनें करेंगे तो हमारे पास ये डाटा टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन एक्सेस यू फर्स्ट कंसिडर हाउ यू वांट टू ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन। आप जब टेबल क्रिएट करना है तो ज़ाहिर है पहले ये सोचेंगे कि इन्फॉर्मेशन को आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। इन्फॉर्मेशन जो है कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से डाटा, कौन कौन से कॉलम से मिलके बनेगा।
You are organizing into smaller units of data in the table. Dividing the data into units of information is the process of determining the fields. आप डिवाइड कर रहे हैं डाटा को, इसका मतलब क्या है कि आप डिटरमिन कर रहे हैं कि जी फील्ड्स कौन कौन सी होंगी। उसके बाद आपने ये सोचना है कि ईच फील्ड विल बी असाइंड ए यूनिक फील्ड नेम। फिर हर फील्ड जो है इसका कोई ना कोई नाम भी होगा और हर फील्ड जो है उसको को आप डाटा टाइप भी असाइन करेंगे। ये हमारे पास डाटा टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन। अब आगे जो है कि डाटा टाइप जो है उस कौन कौन सी टाइप्स एक्सेस के अंदर अवेलेबल हैं, और किसी भी एनवायरनमेंट की अगर डाटा टाइप्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा वैरायटी का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब अगर जितनी ज़्यादा वैरायटी इसका मतलब है कि हमें आसानी मिल रही है। अगर डाटा टाइप्स कम हैं तो इसका मतलब है कि यही डाटा मौजूद हैं, बाकी आप किसी एफिशिएंसी प्रोग्रामिंग कोडिंग के ज़रिए जो है मज़ीद डाटा टाइप्स आपको मिक्स करके बनानी पड़ेंगी। तो एक्सेस के अंदर जो डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं ये पेज 67 पर मौजूद है। अब ये यहाँ पर हमने जो नेम रखा था उसकी टाइप क्या थी, टेक्स्ट टाइप थी। तो ये अब उसकी टेक्स्ट का शॉर्ट क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट टाइप, कि अगर आप किसी फील्ड की टाइप टेक्स्ट रखते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट टाइप होती है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट टाइप को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो फिर आप एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स जो है वो आप लिख सकते हैं, ABCD भी 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ज़रा माइंड में रखें कि टेक्स्ट टाइप हम उस फील्ड की सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपने कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी होती। जैसा नेम है उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है। टेक्निकली तो ID जो है स्टूडेंट ID स्टूडेंट रोल नंबर है, इसमें हमने कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ये नहीं होता कि हमने एक रोल नंबर में दूसरे रोल नंबर को हम ऐड कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें मैक्सिमम लेंथ हमारे पास क्या है, 255 कैरेक्टर्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमारे पास अगली टाइप जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो टाइप जो अवेलेबल है वो मेमो टाइप। ये नॉर्मली होता है कि जब आप कमेंट्स या रिमार्क्स जो है वो प्लेस करना चाहते हैं तो मेमो टाइप सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर भी अब यहाँ पे स्टूडेंट जो थोड़े से इसको टेक्स्ट बुक की लाइन को रीड करके ज़रा मिसकंसेप्शन में आ जाता है कि यहाँ पे देखें टेक्स्ट में लिखा है 255 कैरेक्टर्स, तो माइंड में आता है कि इसकी लेंथ MCQ के वाले से टेक्स्ट की लेंथ जो 255 होती है। लेकिन यहाँ पे मेमो में भी क्योंकि ये डिजिट लिखा होता है स्टूडेंट माइंड में फ़ौरन ही स्टोर कर लेता है कि मेमो की लेंथ जो है 64,000 होती है। ऐसा नहीं है, ये उसने कोई लिमिट नहीं बताई, उसने कहा जी मोर देन 64,000। तो आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि 65535 इतने करैक्टर इसमें लिखे जा सकते हैं। और जाहिर है कि ये डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप रखना चाहते हैं तो 255 से ज़्यादा, तो फिर क्या आप करेंगे, मेमो टाइप आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें 65,535 क्योंकि 0 से है तो ये इतने करैक्टर्स आप लिख सकते हैं। तो ये इसकी लिमिट जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं है, नोट्स में आपको बताया गया है। उसके बाद नंबर, अगर आपको न्यूमेरिक डाटा रखना चाहते हैं जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करनी है तो नंबर टाइप सेलेक्ट की जाती है। दिस डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर नंबर्स डाटा यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। डिफरेंट आगे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फील्ड साइजेस अवेलेबल हैं। ये आखिरी लाइन जो हम स्किप करेंगे, ऐसे कोई टेबल मौजूद नहीं है, लेकिन अगले पेज के ऊपर ये नंबर की मज़ीद सब टाइप्स वो आपको बता रहा है कि किस तरह की नंबर की आप सब टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर का मतलब न्यूमेरिक डाटा टाइप, लेकिन अब इसकी सब टाइप्स जो हैं ये वैसी हैं जैसा सी लैंग्वेज में था, वो हम कर रहे थे कि इंटीजर की बात करते थे, फ्लोट की, लॉन्ग की, डबल की हम बातें करते थे, वही यहाँ पे डाटा टाइप्स मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अगले पेज पर आपको ये नज़र आ रहा है। अगर नंबर टाइप जब सेलेक्ट करते हैं तो इसकी मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं, बाइट जो है नंबर टाइप ही, लेकिन उसमें वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक रख सकते हैं, 1 से 255 इंटीजर, और इसकी रेंज अगर आपको याद हो ये वही है जो सी लैंग्वेज में रेंज थी, -3 to 768 से +3 to 767। ये नंबर टाइप ही है, लेकिन आगे मज़ीद आपको ऑप्शंस प्रोवाइड की जा रही है। लॉन्ग इंटीजर ही डिफ़ॉल्ट होता है ऑटोमेटिकली, और इसकी रेंज भी वही है जो लॉन्ग टाइप सी लैंग्वेज की थी, -2147483648 से लेकर +2147483647। एक वैल्यू कम हो जाएगी, जो नेगेटिव है उसमें से एक वैल्यू कम करके वो वैल्यू पॉजिटिव साइड पे आ जाती है। फिर सिंगल टाइप, डबल टाइप, यहाँ पे इसकी रेंजेस नहीं लिखी हुई, लेकिन ये कि अगर डेसिमल पॉइंट स्टोर करवाना है तो ये वही टाइप है जो सी लैंग्वेज में सिंगल टाइप, डबल टाइप थी, जिसमें डेसिमल पॉइंट भी रखवाया जा सकता है। फिर डेसिमल टाइप जो है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। हमारे पास ये, लेकिन हम पिछले पेज पर थे। फिर हमारे पास करेंसी, डेट टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो अब इसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई किया गया है कि वैलिड डाटा ही एंटर किया जा सकता है, कि जैसा फरवरी के हमारे पास 28 डेज़ होते हैं, 29 डेज़ होते हैं, तो उसकी अकॉर्डिंगली ही
आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। अगर आपने डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ ऐसा कोई डाटा स्टोर करना है तो एक्सेस के अंदर डाटा टाइप डेट टाइम ही प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर करेंसी कि जी अगर आप जो है पाकिस्तान अगर लोकेशन सेट करते हैं, अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें अगर आप करेंसी फॉर्मेट RS रुपीज़ सेट करते हैं तो अगर आप करेंसी डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू जब लिखेंगे तो अगर ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में चला रहे होंगे तो वैल्यू के साथ रुपीज़ नज़र आ जाएगा, इंग्लैंड में चला रहे होंगे तो पाउंड और डॉलर इस तरह हमें नज़र आ जाएगा। तो ऐसी डाटा टाइप करेंसी रखते हैं तो ये मॉनेटरी वैल्यूज डैट कैन बी सेट अप टू ऑटोमेटिक इंक्लूडेड डॉलर साइन, या जो भी हमारे पास डेसिमल कॉमा पोजीशंस जिस तरह कैलकुलेटर में होता है 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगाता है तो ये वैल्यू रखेगा। ऑटो नंबर जो हमने जब आप एंडिंग डाटा की मदद से टेबल बनाया था, जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो एक्सेस ऑटोमेटिकली एक यूनिक इंटीजर वैल्यू जो असाइन करते हैं। इंटीजर का मतलब है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। पहला रिकॉर्ड एंटर करेंगे साथ वो 1 लिख देगा, दूसरा रिकॉर्ड एंटर करेंगे साथ वो 2 लिख देगा, ठीक है। बाकी जो है आप उसकी सेटिंग्स में जाके इसका इंक्रीमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं कि 1 का इंक्रीमेंट करें, 2 का इंक्रीमेंट करें। येस नो ये हमारे पास अगली डाटा टाइप है कि जिसमें आप आंसर जो है डाटा जो है वो येस नो में ट्रू फॉल्स में स्टोर करना चाहते हैं कि जी फ़ी किसी ने पे की है, मेल है, फीमेल है, इस तरह की कोई अगर आप फील्ड आप लिखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो डाटा टाइप येस नो आप सेलेक्ट करेंगे। OLE क्या होता है कि जब आप जिसमें आप किसी में ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जिसमें ऑडियो फॉर्म का डाटा, पिक्चर फॉर्म का डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं, जिस तरह मैट्रिक का रिजल्ट आता है साथ ही पिक्चर भी नज़र आ रही होती है, तो इसका मतलब पिक्चर भी तो सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर की गई है ना। अगर डाटाबेस एनवायरनमेंट है तो उस फील्ड की टाइप क्या होती है OLE, जिसमें आप साउंड, पिक्चर या ऑडियो वीडियो फाइल आप स्टोर कर सकते हैं। एंड OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इज़ अ साउंड, पिक्चर और अदर ऑब्जेक्ट जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल या ऑडियो वीडियो फाइल आप स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डाटा टाइप जो है फील्ड की टाइप OLE सेलेक्ट करनी होती है। हाइपरलिंक कि अगर हमारे पास टेक्स्ट है जिस तरह लेकिन वेबसाइट का लिंक है, नॉर्मली वेबसाइट क्या होता है अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो उस पर क्लिक करते हैं क्योंकि वो लिंक है तो उससे रिलेटेड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं लेकिन वो वेबसाइट का लिंक है, अगर इंटरनेट अवेलेबल है क्लिक करेंगे तो वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी इन सम वेब ब्राउज़र। तो उसके लिए आप डाटा टाइप आप टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हाइपर लिंक सेलेक्ट करेंगे। हाइपर लिंक में जो टेक्स्ट जो है वो आप जो ABCD ही लिख रहे हैं लेकिन वो जो है वो एक लिंक है, क्लिक करेंगे तो वेब ब्राउज़र में वो वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। अगर ऐसे ही आपको लिंक्स लिखना चाह रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप आप हाइपर लिंक सेलेक्ट कर लेंगे। हाइपर लिंक विल लिंक टू ए वेबसाइट या डाटाबेस में किसी और लोकेशन को भी आप लिंक कर सकते हैं। 4 उसकी बातें होती हैं कि जो टेक्स्ट जो वहाँ पे फील्ड में नज़र आएगा कि ये URL जो इसके आप वो वेबसाइट की URL की बात आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर वो उसके आगे मज़ीद फ़ोल्डर की बात की जा रही है या टेक्स्ट जो एज ए टूल टिप दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आखिरी लाइन पे टूल टिप पर ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो रहा है। इसी को मज़ीद जो है नोट्स के वाले से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अब हम ये चैप्टर 6 पे आ चुके हैं जिसमें टॉपिक भी हम पढ़ रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।